तो आज जो क्लास हम लोग करने जा रहे हैं उससे पहले लास्ट क्लास का थोड़ा बहुत हम लोग रिवीजन करेंगे। 1 मिनट में क्या 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 पढ़े थे हम लोग समझेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए आज के क्लास में हम लोग ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नॉट इनवेरिएंट क्या होता है, आंसर आपको बता दें मैक्सवेल लॉ लेकिन इसका हम लोग रीजनिंग के साथ पढ़ेंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इसका आंसर होगा स्पेस टाइम डिस्टेंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के लायक आ सकता है। तो ये दोनों का आंसर हम लोग यहाँ डाइट जान लिए हैं, लेकिन हम इसको पूरा लॉरेंज और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आज पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे ये दोनों क्या चीज है और इनवेरिएंट क्या मतलब होता है, नॉट इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है। और लास्ट में हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन जो है देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। लॉरेंज लॉ पढ़ने के बाद हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए, तो इससे पहले कि हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर जाएं, उससे पहले हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे एक बार ध्यान दीजिए। अगर आप लोग को याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ एसटीआर के बाद पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर के बारे में पढ़ा था। आपको बताए थे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का 2 पोस्टुलेट्स था। ऐसे 4 हम लोग जनरली बुक्स वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन 2 ही मिलनी है। एक था प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और एक था कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर ऑफ सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। इसको लास्ट क्लास में भी समझाए थे कि आप किसी फ्रेम से किसी घटना को देखिए। आपको बताए थे कि यदि आपके पास एक फ्रेम है एस और एक फ्रेम है मान लो एस, चाहे कोई भी एक फ्रेम है, मान लो ये कार का एग्जांपल दे दो। सॉरी, लास्ट क्लास में वही एग्जांपल फिर से बता दे रहे। कार का एग्जांपल दिए हुए थे कि यदि एक कार है और इसके कार रेस्ट में है और इसके अंदर आप एक स्टोन को थ्रो करते नीचे की ओर, तो स्टोन जिस टाइम में यहाँ स्ट्राइक करेगा, जिस वेलोसिटी से यहाँ स्ट्राइक करेगा, अगर कार मोशन में है तब भी वही वेलोसिटी से उसी टाइम में जाकर स्ट्राइक करेगा, बशर्ते कार का जो मोशन है वो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी इनर्शियल फ्रेम ये होना चाहिए। आपको बताए थे लास्ट क्लास में इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बीच का डिफरेंस भी बताए थे। मतलब एक तो ये चीज समझाए थे आपको नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम के बारे में भी बताए थे और इनर्शियल फ्रेम के बारे में, ठीक है, ये बताए थे। इसके अलावा आप लोगों को बताए थे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे प्रपोजल कब हुआ था। 1905 में आइंस्टीन ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। और 1915 में इसका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जीटीआर। तो हम लोग को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मतलब नहीं, हमको एसटीआर से मतलब है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि ये 2 पोस्टुलेट्स पर बेस्ड हैं। इस पोस्टुलेट्स पर अभी हम लोग काम कर चुके हैं। इस पोस्टुलेट्स को माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया था, वो भी हम लोग को पढ़ना सिलेबस में है। लेकिन सबसे पहले हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेंगे और हम देखेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इस लॉ को तो इसी पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के चलते ही फेल कर गया था, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन 1602 के आसपास का डिस्कवर किया हुआ था गैलीलियो के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग शुरू करेंगे। नेक्स्ट पेज में आते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं हम लोग पढ़ना क्या टॉपिक दे दें आप लोगों को। वेट अ मिनट, हम लोग को पढ़ना है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग को सिलेबस ऑलरेडी हम लिखवाए हुए थे। इसमें पहला है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, हम आज पढ़ेंगे। देखिए आपके पास प्रॉपर नोट्स चला जाएगा इससे, इसलिए ऐसा हम लिख दे रहे हैं अच्छे से।
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग एक डिफिनीशन जानेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और इवेंट, दो चीज समझेंगे तभी इस पर आगे बढ़ पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है? व्हेन वी कनेक्ट, इसका डिफिनेशन ऐसे समझ सकते हैं कि व्हेन वी कनेक्ट, ये आपके समझने के लिए एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो आप लॉरेंज और गैलीलियन दोनों समझ पाएंगे। व्हेन वी कनेक्ट वेलोसिटी, पोजीशन, acceleration in one frame, in one inertial frame, इसको बोलिए one inertial frame to velocity, position and acceleration in another inertial frame. Through an equation. Then that equation is called transformation equation. जब हम लोग किसी एक फ्रेम से, ठीक है, एक फ्रेम से किसी घटना, फ्रेम आप समझते हैं, एक्स वाई जेड कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उससे किसी घटना को हम देख रहे हैं और उसी घटना को हम दूसरे फ्रेम से देखते हैं, तो जो वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है, और सेकेंड फ्रेम में जो वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन वैल्यू, दोनों को आपस में किसी इक्वेशन से रिलेट करते हैं, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। और समझ में आएगा जब गैलीलियो में पढ़ेंगे। एक और चीज समझ ली, यहाँ पर इवेंट क्या होती है। इवेंट का मतलब कोई घटना जो घटा हो। इवेंट को अगर ऐसे नाम से ही लग रहा है इवेंट मतलब कोई घटना है, तो इवेंट जैसे बोलते कोई इवेंट हुआ, इसका मतलब समथिंग हैज हैपेंड। इवेंट का मतलब हो गया समथिंग हैज हैपेंड, कुछ हुआ कहीं। समथिंग हैज हैपेंड। और आपको जानना क्या होगा, जब समथिंग होता है तो दो चीज आपको जान के रहना होगा, व्हेन एंड वेयर। आप जब भी कोई क्वेश्चन में देगा कि एक इवेंट अकर कर रहा, तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि समथिंग हैज हैपेंड, कोई घटना घट रहा। कोई घटना घटने का मतलब कुछ हो सकता है, बैलून फूल गया, फिर बैलून फट गया, लाइट जल गया, लाइट बंद हो गया, कोई पत्थर था ऊपर फेंके थे, आप वापस जमीन पर आ गया, चाहे बम फट गया, तो किसी भी तरह घटना को इवेंट बोलते हैं। तो जब भी कोई इवेंट होता है तो आप दो चीज जानने की कोशिश करेंगे, व्हेन एंड वेयर। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए व्हेन, व्हेन मतलब टाइम का घटना, एंड वेयर मतलब पोजीशन आप जानने की कोशिश करें कहां पर ही हो। तो दो चीज इंपॉर्टेंट आपको, ये दोनों चीज का हमको जरूरत पड़ेगा चल के, एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का और इवेंट। ठीक है, अगर क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग काम करेंगे अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या हम लोग को, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही डिराइव करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को डिराइव कर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं जो बार बार हम यूज करेंगे। हम लोग बार बार दो फ्रेम बनाएंगे, एक एस फ्रेम बनाएंगे बार बार, जब तक कि हमारा ये खत्म नहीं हो जाता।
जब तक कि हमारा ये रिलेटिविटी खत्म नहीं होता तब तक बार बार हम इस तरह के इक्वेशन बनाएंगे, जिसमें कि हम एक इस फ्रेम को बोलेंगे एस, इस फ्रेम को बोलेंगे एस डैश। ये फ्रेम मूव करता रहेगा v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। इस फ्रेम के ओरिजिन को O बोलेंगे और इस फ्रेम के ओरिजिन को O डैश बोलेंगे। बाकी ये हमारा x होगा, ये एक्सिस y होगा और ये एक्सिस z होगा। इस एक्सिस को हम लोग x डैश बोलेंगे, इसको y डैश बोलेंगे, इसको z डैश बोलेंगे। मतलब हम लोग दो तरह का फ्रेम का को कंसिडर करेंगे, मतलब फ्रेम हम यही कॉम्बिनेशन यही दोनों को कंसिडर करेंगे। आप बोल सकते हैं सर कि क्या हम लोग को ऐसा फ्रेम ये एस तो मान लीजिए ऐसा, क्या हम लोग ऐसा फ्रेम कंसिडर कर सकते हैं जो कि थोड़ा इस टाइप का एक्स हो, जैसे एक्स इधर हो, वाई इधर हो, जेड इधर हो, ठीक है, तीन एक्सिस ले सकते हैं। लेकिन वैसे में क्या डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम लोग जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो आपका लॉरेंज का डेरिवेशन हो या गैलीलियन का, हम लोग अपना आसानी के लिए हम लोग यही दो तरह का फ्रेम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इन दोनों फ्रेम का क्या क्या खासियत होगा। पहला कि ये जो हम बोल दे रहे हैं इसको आप लोग चाहे तो नोट जब बनाइएगा, वीडियो देखते हो आप लिख सकते हैं क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि एस डैश जो है एस के पैरेलल मूव करेगा। पैरेलल मूव करेगा इसका मतलब कि इसका सारा एक्सिस एक्स डैश एक्स के पैरेलल मूव करेगा, वाई डैश वाई के पैरेलल मूव करेगा और जेड डैश जेड के पैरेलल रहेगा। मतलब पैरेलल इन दोनों के बीच पैरेलल बना रहेगा। देखिए ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, मूव नहीं मतलब पैरेलल रहेगा हमेशा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और बात कि एक्स और एक्स डैश जो है कॉन्सिडेंस रहेगा। मतलब हम लोग चूंकि मोशन मानेंगे एस डैश का एक्स के अलॉन्ग, कॉन्सिडेंस का मतलब रहेगा कि हमारा जो है ये एक पर्टिकुलर लाइन पर ही हमारा एक्स और एक्स डैश मूव करेगा। y और y डैश कॉन्सिडेंस नहीं होगा। हम लोग जो भी डेरिवेशन करेंगे उसमें y और y डैश कॉन्सिडेंस फिलहाल नहीं मानेंगे, हम लोग मान के चलेंगे x और x डैश एक ही लाइन पर मूव करेगा कुछ डिस्टेंस बनाकर। ठीक है, एक और बात, शुरुआत में o और o डैश एक साथ रहेगा, मतलब ये फ्रेम और ये फ्रेम एक दूसरे के ऊपर रहेगा, और उस समय इसका टाइम यानी t और s डैश के टाइम को t डैश बोलेंगे, दोनों क्या होगा इक्वल होगा। और एस डैश को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करता हुआ डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये कन्वेंशन के साथ हम लोग डेरिवेशन करेंगे। इस तरह का फ्रेम लेने के पीछे रीजन बस वही है कि हमारा डेरिवेशन जो है सिंपल हो जाए। ठीक है, अब चलिए डेरिवेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक पार्टिकल लेते हैं। सपोज कोई यहाँ कोई पार्टिकल है या कोई इवेंट यहाँ घट रहा है, तो इस कोई पार्टिकल है या कोई इवेंट है, कोई पार्टिकल है तो पोजीशन वेलोसिटी एक्सीलरेशन की बात करेंगे। कोई पार्टिकल है जिसका की पोजीशन या जिसका लोकेशन इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। कभी कभी टी लोग बाहर भी देता है लेकिन हम यहाँ टी भी दिखाएंगे अंदर। ठीक है, अच्छा इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इस फ्रेम सर एक्सिस वेरी नहीं करेगा सर। क्या एक्सिस, हाँ बोलिए बोलिए, एक्सिस क्या वेरी करेगा। सर इनिशियल फ्रेम में एक्सिस और अपना इनिशियल फ्रेम में एक्सिस से जो मूविंग पार्टिकल्स का उसमें वेरी नहीं करेगा। हाँ एक्सिस वेरी करा रहे हैं, ये एक्सिस को हम पैरेलल मान के चल रहे हैं। देखिए आप कंडीशन बताए ना, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए एस डैश के वेलोसिटी को कांस्टेंट मान रहे हैं, प्लस हम मान के चल रहे हैं कि एक्स और एक्स डैश जो होता है कॉन्स्टेंट एक लाइन को फॉलो कर, इसी पर डेरिवेशन सारा करना, सिंपल केस पढ़ना हम लोग। तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, ये आपका टाइम, ये आपका कोऑर्डिनेट्स है एस डैश के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, इस पूरे, अब हम लोग को क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाना है। तो हम लोग एक चीज तो जानते ही हैं फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस की
कोई घटना यहाँ पर घट रहा हो, मान लो यहाँ पर एक बैलून फटा, तो इसकी घड़ी में और इसकी घड़ी में दोनों में टाइम सेम होगा, भले हम इसके टाइम को टी बोल रहे हैं और इस फ्रेम के टाइम को टी डैश बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ इस बात को लिखेंगे फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से ही एक बात हम लिख सकते हैं यहाँ से, फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। एक बात तो फिक्स है कि टी इक्वल टू टी डैश होगा, रोजमर्रा की घटनाओं में ऐसा देखते रहते, इसे इस बात को हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाए, ठीक। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं। अब हम लोग x को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां का जो डिस्टेंस, ये p के जस्ट नीचे का डिस्टेंस, और यहां से यहां का डिस्टेंस, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, उसमें से आपको जान रहे क्या होगा। ये होगा हमारा x, ये पूरा डिस्टेंस होगा x, और ये डिस्टेंस होगा x डैश, और ये जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का वो vt होगा। मान लेते हैं स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, है ना, हम यहां मान लेंगे एट टाइम t इक्वल टू 0 बोथ फ्रेम्स कोइंसाइड। मानेंगे t इक्वल टू 0 दोनों फ्रेम कोइंसाइड था, देयरफॉर एट टाइम t में क्या होगा, क्योंकि t और t डैश बराबर है इसलिए हम टाइम t लिखे या t डैश लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट टाइम t में क्या होगा, ये फ्रेम vt डिस्टेंस भाग जाएगा। तो ऐसे में आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, x डैश बराबर आप आराम से लिख सकते हैं x माइनस vt। ये पूरा यहां से यहां हो गया x, और इसमें से आपने घटा दिया x डैश को तो vt निकल गया, सॉरी इस पूरे x में से इस vt को घटा दो तो x डैश निकल जाएगा। अच्छा, चूंकि ये मोशन x के अलॉन्ग है तो y में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस y में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, y डैश बराबर y हो जाएगा, z डैश बराबर z हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ t डैश बराबर t हो जाएगा। ये t डैश बराबर t जो दिल्ली हम घटना देख रहे हैं कि कोई भी घटना अगर कहीं से भी देखो 2 ही बजे घटा तो 2 बजे एक घड़ी में, दूसरा घड़ी में 2 ही बजेगा। 2 आगे चल के हम लोग देखेंगे कि गलत हो जाता है, टाइम भी वेरी करता है। लेकिन यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि ये जो ये सारा जो इक्वेशन इन्हीं सबको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, है ना। दीज आर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। known as गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसी इक्वेशन को बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इससे देखिए 2 रिजल्ट निकल के आ रहा है। पहला रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि टाइम हमारा नहीं बदलता है, यानी टाइम इज एब्सोल्यूट। गैलीलियन के इस रिजल्ट से टाइम इज एब्सोल्यूट। ये उस जमाने की बात है 62 की, जब स्पेशल रिलेटिविटी नहीं आया था, उसमें गैलीलियन ने ये बात बताया था टाइम इज एब्सोल्यूट, ठीक है। और पोजीशन जो होता है वो बदल सकता है ना। यहाँ पर टाइम तो एब्सोल्यूट है, लेकिन देखिए ये चीज क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट पेज में चले आइए, तो इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये जो पार्टिकुलर इक्वेशन है ये दिखाता है कि डिस्टेंस जो है वेरी करेगा, मतलब कोई घटना का पोजीशन जो एस फ्रेम में है
उस घटना का पोजीशन एस डैश फ्रेम में अलग आएगा, वही चीज दिखाते। ठीक है, टाइम तो एब्सोल्यूट है, पोजीशन इज नॉट एब्सोल्यूट। यहां से एक और बात निकल के क्या आ रहा, पोजीशन इज नॉट एब्सोल्यूट, मतलब अलग अलग फ्रेम से पोजीशन अलग अलग दिखेगा लेकिन टाइम सेम ही दिखेगा। जबकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लॉरेंज में, तो हम देखेंगे कि ये बदल जाएगा। तो ये हुआ आपका क्या, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये गैलीलियन का कौन सा इक्वेशन है, इसको कहते हैं पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकल जाएगा। क्योंकि देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करिएगा क्या आता है, dx डैश बाई डी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब दोनों का डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या बताइए आप लोग, है ना। ये हम दिखाने नहीं जा रहे कैसे होगा, लेकिन जब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, ux डैश, ये dx डैश बाई dt हो जाएगा। यहाँ dx बाई dt इसको ux बोलेंगे, ये v विथ रिस्पेक्ट टू t सिर्फ v बचेगा। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा uy डैश बराबर क्या हो जाएगा, ui हो जाएगा। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, uz डैश बराबर uz हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये कहलाएगा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और वैसे ही एक और आ गया, वो भी जाने दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएशन एटलीस्ट आप लोग आना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ए एक्स डैश बराबर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, ए हो जाएगा, ये होगा, सोच के बताइए। ए वाई डैश 0 होगा सर। ए जेड डैश बराबर ए जेड। बोलिए क्या होगा यहाँ पर, वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहता है ना, 0 होगा वेलोसिटी। हाँ 0 होगा सर। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रखिएगा तब तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा ना। तो ये कौन सा हुआ, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एक बार फिर से हम लोग ऊपर से आते हैं। देखिए आप लोग क्या बताएं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है, पोजीशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह का आपस में कनेक्टिंग इक्वेशन को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं। इवेंट क्या होता है, अगर कोई घटना घटा उसी को इवेंट बोलते हैं। आपको बस जानना कि इवेंट व्हेन एंड वेयर हुआ, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाइए। बेसिक्स बस यही था कि कोई घटना यहाँ पॉइंट पी पर घट रहा, जिसका की पोजीशन है एक्स वाई जेड, मतलब वेन का जवाब है, वेयर का जवाब है, अवेन मतलब टी समय पर। एस डैश फ्रेम्स उसी घटना को एक्स वाई हम मान के चल रहे हैं कि एक्स डैश वाई जेड 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 और टी डैश है, टी जेड है, टी डैश अलग फ्रेम के चलते अलग टाइम ले लिया, लेकिन हम लोग अपना एक्सपीरियंस जान रहे हैं कोई भी घटना एक ही टाइम पे घटता है, इसलिए टी बराबर टी डैश हो गया। बाकी हम लोग एक्स और एक्स डैश के बीच का रिलेशन ये निकाल दिए, वाई और वाई डैश, क्योंकि इधर तो मूवमेंट हो नहीं रहा, ये मूवमेंट सिर्फ एक्स की तरफ हो रहा था, ये आ गया ये आ गया ये आ गया। ठीक है, इसी को डिफ्रेंशिएट किए हैं तो हमारा वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गया। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट किए तो हमारा एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए चूंकि एक्सेलरेशन हर एक, देखिए जो एक्सेलरेशन ए एक एक्स फ्रेम में था, मतलब कहने का मतलब जो एक्सेलरेशन एस फ्रेम में था वही एस डैश में भी है, जो एक्सेलरेशन वाई की तरफ था वही वाई की तरफ है, जेड की तरफ था जेड की तरफ ही। इसका मतलब कि अगर आप फ्रेम बदल रहे हैं, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं, और यदि एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है तो फोर्स में कोई चेंज नहीं, और फोर्स में यदि कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब कि न्यूटन लॉ में कोई, न्यूटन लॉ पर एक ही लॉ दोनों में काम कर रहा है। तो यहां से एक
इसका माइक ऑन है। हाँ, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर ये हो रहा है कि न्यूटन्स लॉ जो है वैलिड है। यहाँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन न्यूटन्स लॉ वैलिड है क्योंकि एक्सेलरेशन हर एक फ्रेम में सेम है। जो एस फ्रेम में वही एक्सेलरेशन एस डैश फ्रेम में, तो फोर्स लगाएगा इसमें वही फोर्स इसमें भी आएगा। अब फोर्स इक्वल टू मास एक्सेलरेशन तो न्यूटन्स लॉ होता है। यानी कुल मिला के यहाँ पर एक लाइन अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन everything looks natural, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। हम लोग सोचते हैं टाइम नहीं बदलेगा, टाइम नहीं बदल रहा, ठीक है। एंड एक और बात, एंड न्यूटन्स लॉ इज वैलिड। इसी को थोड़ा सा साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं इनवेरिएंट, बदलता नहीं है, इनवेरिएंट। तो यहां पर एक चीज क्लियर, न्यूटन्स लॉ जो होता है इनवेरिएंट होता है, ठीक। लेकिन ये सब देखो वेरिएंट है, वेलोसिटी वेरिएंट है, क्योंकि देखो एक्स की तरफ वेलोसिटी यूएक्स था, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी यूएक्स था, जबकि एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी यूएक्स डैश होगी। तो वेलोसिटी वेरिएंट है, पोजीशन वेरिएंट है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ इनवेरिएंट है, न्यूटन्स लॉ नहीं बदलता है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं बदलता, ठीक है। लेकिन जरा नेक्स्ट पेज पर आप आते हैं, अब इसके आते हैं फेल्यूर, ठीक है। आखिर ये फेल क्यों किया, हम लोग बात करते हैं फेल्यूर। फेल्यूर ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आखिर हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल क्यों किया, टी हो गया है। यही सब होता है डिजिटल राइटर से। अच्छा आप लोग समझिएगा, थोड़ा मैनेज करिएगा धीरे धीरे, ठीक है। देखिए एक सिचुएशन आपको दिखा रहे हैं, ऑटोमेटिक समझ में आया क्यों फेल किया। हमारा एक फ्रेम है यहाँ एस, और ये हमारा फ्रेम है एस डैश, ये हमारा एस फ्रेम है, ये हमारा एस डैश फ्रेम है। यहां पर एक लाइट का पल्स है, सपोज कोई लाइट का एक बीम है छोटा सा, जो किसी समय इस जगह को क्रॉस किया, ठीक है। लाइट का वेलोसिटी आप जानते हैं c होता है, इस फ्रेम का वेलोसिटी v है, ठीक है। तो यदि हम लोग सर ये रिकॉर्डिंग में है सर? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा। यहाँ पर जो लाइट है उसका वेलोसिटी c है, ये फ्रेम o डैश है जो कि रेस्ट में है, और ये फ्रेम का ओरिजिन o है, और इस फ्रेम का ओरिजिन o डैश है। मतलब एस फ्रेम रेस्ट में, एस डैश वेलोसिटी के मूव कर रहा भी वेलोसिटी से इधर की ओर, ठीक है। तो अगर 4s फ्रेम की बात करें, 4s फ्रेम, बता सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू c होगा। लेकिन 4s डैश फ्रेम, ये हम अभी सेकेंड पोस्टुलेट का चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एस डैश फ्रेम के वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, क्योंकि उसमें वेक्टर एडिशन वगैरह तो लोग जानता ही था, हम गैलीलियन को फेल करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को।
तो देखिए आपको पता होगा कि यदि दो चीज पैरेलल ट्रेवल कर रहा है तो जो नेट वेलोसिटी आता है दोनों का डिफरेंस आता है। आप लोग पढ़े ना, मान लो दो ट्रेन है, एक v1 वेलोसिटी जा रहा है, v2 वेलोसिटी जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होता है, v1 माइनस v2 करते हैं। तो चूंकि ये फ्रेम खुद v वेलोसिटी चल रहा है और लाइट c वेलोसिटी चल रहा है, तो इस फ्रेम में बैठे हुए आदमी को क्या दिखाई देगा, c माइनस v वेलोसिटी दिखाई देगा। जैसे ट्रेन में हाँ, ये तो आप रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पर सिंपली है। ठीक है, तो देखिए अब एक्चुअली ये चीज तो आ गया है रिजल्ट, लेकिन उसी समय म्यूट रहिए आप लोग, है ना, जब बोलना होगा हैंड रेज करेगा तब बोलिएगा। तो ये रिजल्ट देता था कौन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्म। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अनुसार लाइट का स्पीड जो है दोनों फ्रेम में अलग अलग दिखेगा, लेकिन उसी समय मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, हम लोग जब माइकलसन मोल एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें उस समय ही मैक्सवेल लॉ की मदद से ये एस्टेब्लिश किया गया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो c होता है। ठीक है, ये मतलब ये लॉ था, जैसे न्यूटन लॉ है वैसे मैक्सवेल लॉ था। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ, मैक्सवेल ने ये वेल एस्टेब्लिश कर दिया था। मैक्सवेल का 4 इक्वेशंस भी पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इन करेंगे। तो मैक्सवेल्स का जो लॉ था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और बताएंगे आप लोग को इसके बारे में, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में इन्होंने चर्चा किया था अपने लॉ में, और वेलोसिटी ऑफ लाइट को इन्होंने बोला था c। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी बताया था, लेकिन लाइट के लिए वैलिड था c। तो ये एक लॉ है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी। पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का पहला पॉइंट बोलता है कि जो लॉ होता है, ठीक है, लॉ जो होता है हर एक फॉर्म में, हर एक फ्रेम में वैलिड होता है। सब इनर्शियल फ्रेम में एक ही लॉ वैलिड होता है। जैसे न्यूटन्स लॉ इसमें वैलिड था, इस डैश में वैलिड था। यहाँ पत्थर गिराइएगा सेम स्पीड से स्ट्राइक करेगा जैसे कि यहाँ करेगा। मान लीजिए ट्रेन है, ये ट्रेन के बाहर का दृश्य प्लेटफॉर्म है, सेम सिचुएशन होता है, लेकिन यहाँ लाइट का वेलोसिटी तो अलग लगा रहा। इसका मतलब कि ये जो स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का जो पहला लॉ है, पहला जो पॉइंट है, उस पॉइंट को क्या कर रहा है, ये फेल कर रहा है। पहला पॉइंट क्या था, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल फॉर्म ऑफ इनर्शियल, ऑल इनर्शियल फॉर्म फ्रेम्स। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर मैक्सवेल लॉ फेल कर जा रहा है, क्योंकि एस फ्रेम में वेलोसिटी c है, जबकि एस डैश वेलोसिटी c माइनस b हो जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, लिखेंगे सो ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन is या Gaussian transformation got invalid। मैक्सवेल लॉ जो है उसको जब इस मैक्सवेल लॉ यहाँ वैलिड होना चाहिए था, लेकिन मैक्सवेल लॉ वैलिड नहीं था, तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि ऐसे में किसी भी तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो रिजल्ट है वो इनवैलिड हो जाए। और यहीं पर हम लोग को जरूरत पड़ा एक नए ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, यहीं पर हम लोग जरूरत पड़ा एक नए ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, दिस लीड्स टू नीड ऑफ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है, नोन एज
जिसको आज की डेट में क्या बोलते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों फेल किया? ठीक है, ये जो यहां तक क्लियर है? हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के फेल्यूर के बाद आया था, और ये पूरी तरह से बेस्ड था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर, है ना। तो यहाँ पे इस बात को लिख देंगे, दिस लॉ या दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन is based on STR, स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी पर बेस्ड। ठीक है, बस इसमें 2 पॉइंट, और कभी कभी क्या होता है ना, पूछ द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से थिंग्स पर बेस्ड है। तो स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी पर बेस्ड है, दैट इज करके हम लोग लिख देते हैं कौन कौन सा पॉइंट इसके अंदर आता है। पहला तो इसका आता है जो स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, उस पर ये बेस्ड है, यानी लॉज ऑफ नेचर आर सेम एवरीवेयर, यही ना प्रिंसिपल रिलेटिविटी का था। सेकेंड पॉइंट जो था वो है कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड जो कांस्टेंट होता है, ये 2 पोस्टुलेट पर बेस्ड था। तीसरा जो इस पर ऐड किया, जो आपको एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता है, तो वो हो सकता है ये दोनों ऑप्शन हो के वो ऑप्शन हो। तीसरा जो है वो जिस पर बेस्ड है वो है होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम। और चौथा है आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। समझा देते हैं क्या दोनों का मतलब है, ऊपर का दोनों आप समझ रहे हैं, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, ये 4 पॉइंट पर बेस्ड है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये चारों पॉइंट को लेने के बाद ये डिसाइड करता है। 2 पॉइंट क्लियर है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम। इसका मतलब है कि स्पेस इज आइडेंटिकल एवरीवेयर। इसका अगर एक मीनिंग समझिएगा, स्पेस को हम आइडेंटिकल मानते हैं, स्पेस इज आइडेंटिकल एवरीवेयर। और आइसोट्रॉपिक स्पेस मतलब ये डायरेक्शन, मतलब स्पेस जो होता है एक तो आइडेंटिकल है, दूसरा नंबर से ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि आप किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू कुछ और आ जाएगा, या पूरे यूनिवर्स में कहीं चले जाएगा तो वहां पर क्या होगा कि एक्स वाई जेड का वैल्यू बदल जाएगा। तो स्पेस जो होता है हमारा होमोजेनियस है, और आइसोट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसको चाहे तब लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, वीडियो पे देखिएगा, उस समय थोड़ा बहुत जो लिखना होगा। अब देखिए देखिए अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका पर्याप्त डेरिवेशन, लेकिन हम लोग डेरिवेशन नहीं करने जा रहे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि यदि हमारे पास सपोज करो 2 फ्रेम,
एक मिनट, फिर से हम 2 फ्रेम बनाते हैं और इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 2 फ्रेम हमारे पास हैं, ये फ्रेम हमारा एस फ्रेम है, ये हमारा एस फ्रेम है, ये हमारा एस डैश फ्रेम है। एस डैश फ्रेम जो होता है इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा। अगर यहां पर कोई इवेंट हो रहा इस पॉइंट P पर, जिसका कि x, y, z और t कोऑर्डिनेट्स हैं s के रिस्पेक्ट में, और x डैश, y डैश, z डैश, t डैश कोऑर्डिनेट है s डैश के रिस्पेक्ट में, ये o डैश है और o है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वैलिड है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार, जिसका कि बजाते डेरिवेशन होता है और बहुत काफी लंबा डेरिवेशन है। यदि कोई इंटरेस्टेड होगा तो हमको व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, हम उसको डेरिवेशन भेज देंगे। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आता है वो x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। y डैश y के बराबर ही रहता है, चूंकि x के लॉन्ग का ही मोशन कंसिडर करना, ठीक है। z डैश z के बराबर होता है। अच्छा, एक और बात, जैसे इसको हम x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, इसको z मान रहे हैं, इसको x, इसको y डैश, इसको z डैश मान रहे हैं। अगर मान लो ये फ्रेम ऊपर की ओर मूव करेगा तो क्या चेंज करेगा? ये फ्रेम तो, हाँ, फिर y में चेंज आएगा, है ना। वो न्यूमेरिकल्स करते समय क्लियर होते जाएगा हम लोग के लिए। अभी बोले सबसे सिंपल केस लेगा, आप लोग बता रहे हैं। और t डैश बराबर क्या होगा? बोले याद होगा किसी को? t माइनस, हाँ हाँ, t माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर। भी क्या है इसमें? रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ इसका स्पेस, है ना, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम है, ये होगा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ हम दे दिए हैं इसलिए, तो ऐसा नहीं कि इसमें फिर आप लोग को दिक्कत होने लगे। ये एक्चुअली टी डैश बराबर ऐसा है, यहाँ से ये ऊपर का पोर्शन, नीचे का पोर्शन, ठीक है। तो ये जो पूरा है यहां से यहाँ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ना, इसको बोलते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दीज आर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। बाकी वेलोसिटी वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पर मेथड में बना लेंगे। इसी बेसिस पर हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर, इससे पहले अगर आप लोग को याद हो, अगर नहीं होते एक बार पेज में दिखा देते हैं। हम क्या बोले थे? टी डैश बराबर टी था वहां। एक बार जरा पीछे चलते, इस इक्वेशन को एक बार देख लीजिए। ये दोनों तो सेम मिलेगा आपको गैलीलियन में भी, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर आपको वहां अंदर दिखेगा। यहाँ टी डैश जो है टी के साथ कुछ घट के आ रहा, एक्स डैश जो है एक्स के साथ घट के आ रहा, ठीक है। लेकिन टी तो बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर क्या था? टी एब्सोल्यूट था। यहां पर टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। मतलब एक ही घटना 2 फ्रेम में अलग अलग समय में दिख सकता है, ठीक है। एक ही घटना, जैसे यहां पर बलून फटा तो इसको दिखेगा 2 बजे, लेकिन इसके घड़ी हो सकता है घटना 3 बजे दिखे। चाहे मानो 2 घटना घटा, है ना। मोमबत्ती जला, कैंडल जलने का और कैंडल बुझने का 2 घटना है। तो 2 घटनाओं के बीच का जो इंटरवल है मान लो 10 मिनट का है, तो इस फ्रेम में 10 दिखेगा, तो हो सकता है इस फ्रेम में कुछ अलग दिख जाए, क्योंकि टाइम हमारा अब एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम भी बदलता है फ्रेम के साथ। और जब भी हम लोग स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का
दिमाग में पिक्चर आता है तो कहीं ना कहीं टाइम का दिमाग पिक्चर आता है ना। जो बॉलीवुड पिक्चर्स वगैरह हम लोग देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, फ्यूचर टाइम ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, पास्ट टाइम ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, सब यहीं से आता है। ठीक है, बाकी ये पोजीशन भी यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट नहीं, ना तो यहाँ टाइम एब्सोल्यूट है ना पोजीशन एब्सोल्यूट है ना। पोजीशन इज नॉट एब्सोल्यूट, पोजीशन इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, यानी इसके अंदर पोजीशन भी बदलता है, टाइम भी बदलता है। जब पोजीशन टाइम दोनों बदल गया तो क्या न्यूटन्स लॉ नहीं बदलेगा? बदलेगा ही बदलेगा। इस यहां पर बॉल गिराइएगा तो जिस स्पीड से यहां गिरेगा, और यहां पर जो बॉल गिराइएगा जिस स्पीड से और जिस टाइम में आके यहां टकराएगा वो बदल जाएगा, क्योंकि टाइम बदल रहा है ना। ठीक है, इसलिए अब न्यूटन्स लॉ यहां वैलिड नहीं है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर इस बात को लिख देंगे हम लोग, कि न्यूटन्स लॉ लॉज ऑफ मोशन इज नॉट इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट नहीं रहा, नॉट इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ना तो टाइम इनवेरिएंट है, टाइम बदल जाता है, ना तो पोजीशन इनवेरिएंट है, ना ही न्यूटन्स लॉ इनवेरिएंट है। तब इनवेरिएंट क्या है? ठीक है, तो वही चीज हम लोग लास्ट आज पढ़ेंगे ताकि उस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग बना सकें। देखेंगे, the only thing which is invariant in Lorentz transformation is स्पेस टाइम डिस्टेंस। देखो इसको कई नामों से जानते हैं, स्पेस टाइम डिस्टेंस बोलते हैं, या इसी को लॉरेंज करके एक बार क्वेश्चन में ये भी देखे हैं, गेट का क्वेश्चन देख रहे थे, लॉरेंज स्केलर भी बोलते हैं, लॉरेंज स्केलर इन मिन्कोव्स्की स्पेस। बताओ, 4 डायमेंशनल स्पेस को मिन्कोव्स्की स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या चीज है ये स्पेस टाइम डिस्टेंस? तो जानने वाली बात है। तब ये स्पेस टाइम डिस्टेंस होता क्या है? ये जो स्पेस टाइम डिस्टेंस है इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ds के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। हाँ, √, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर माइनस c t2 माइनस t1 का ये होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये कहने मतलब कि ds और ds डैश जो होता है बराबर होता है। मतलब ds, इसका क्या मतलब है कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक तरह से निकलता है इंक्लूडिंग टाइम, टाइम को इंक्लूड करके। ऐसे तो डिस्टेंस वेरी करता है, आगे हम देखेंगे कि लेंथ वेरी करता है, लेकिन इंक्लूडिंग टाइम जो उसको बोलते हैं स्पेस टाइम डिस्टेंस।
जैसे कि मान लो एक पॉइंट है x1 y1 z1 और t1 है। इस पॉइंट का क्या वैल्यू भाई x2 y2 z2 t2। जो डिस्टेंस आप निकालते हैं क्या करते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का z2 माइनस z1 का स्क्वायर। लेकिन टाइम को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन टाइम को जब इंक्लूड करेंगे तो उसको बोलते हैं स्पेस टाइम डिस्टेंस, जो कि इनवेरिएंट होता है, वो अब दोनों फ्रेम में नापिए। ठीक है, तो d बराबर ds डैश होता है, यानी ये बराबर क्या होगा रूट अंडर x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का होल स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर माइनस c t2 डैश माइनस t1 डैश का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारा है ये एक इक्वेशन आ गया है, ये हमारा एक इक्वेशन, और इसी पर एक न्यूमेरिकल हम जस्ट बनेंगे। अच्छा एक और बात, थोड़ा बैक पेज में आते हैं, यहाँ आते हैं। ये जो था हमारा, इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में तो अभी तो हम लोग उस पार्टिकल का पोजीशन एस फ्रेम से देख रहे थे ना, एस डैश फ्रेम से, ये एक्स डैश एस डैश फ्रेम से है। लेकिन हाँ, इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी होता है, जान लीजिए आप लोग। अगर एस फ्रेम से देखिएगा इसको, ठीक है, तो इसका इनवर्स भी जान लीजिए, बाकी तो न्यूमेरिकल बनाएंगे तब जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। यहाँ एक डायग्राम बना के हम समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट गड़बड़ाए नहीं। देखिए अभी तक जो घटना हम लोग देख रहे थे, अभी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन, अभी जो इक्वेशन आया है वो एस डैश के मोशन को इधर मानते हुए लेकर आया है, और एस डैश से एक्स डैश, मतलब एस डैश का जो कोऑर्डिनेट है एक्स डैश को हम एक्स से रिलेट किए। लेकिन यदि हम लोग इसके एक्स को इससे रिलेट करना चाहें, ठीक है, तब तो ये चीज हमको उल्टा भागता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि x बराबर हमारा जो होगा x डैश प्लस हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब ये इसको देखेगा तो ये तो पीछे को भागता हुआ दिखेगा ना, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ऊपर वाले इक्वेशन में करना बस यही है कि माइनस कर देना। ये जो इक्वेशन है इसमें वेलोसिटी को माइनस कर दो, बाकी आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, भी बाकी तो टी डैश करोगे ही, टी डैश बाय रूट अंडर, अच्छा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होगा। ठीक है, वैसे ही बाकी तो y डैश बराबर y रहेगा ही, y बराबर y डैश रहेगा, z बराबर z डैश रहेगा, और t बराबर t डैश माइनस vx बाय सी स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। बुक्स वगैरह में आप लोग को अलग अलग फॉर्म में दिख सकता है। कहीं कहीं क्या करता है कि इस पूरे को ये 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय, इसको गामा मानता है। ठीक है, जब इसको ये गामा मानेगा तो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं फर्दर, इस इक्वेशन को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, x बराबर x डैश प्लस वी टी डैश इंटू गामा लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, t बराबर t डैश माइनस, यहाँ vx डैश होगा जी, vx डैश बाय सी स्क्वायर इंटू गामा लिख सकते हैं। तो ये कई तरह के फॉर्म है, आप लोग नोट्स बनाते हैं इसको केयर करेगा, मन करेगा तो इसको भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको आप एक अलग इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं ताकि ये आपको एक अलग से दिखे। बाकी ये तो एक अलग हो ही गया, ये आपके लिए अलग बिल्कुल हो गया। अब देखिए
वापस आते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिए कि यदि हमारे पास दो पोजीशन है, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर दो फ्रेम पहले बनाते हैं। चलो यहाँ दो फ्रेम बनाते हैं, एक एस और एक एस डैश फ्रेम बनाते हैं। दो इवेंट हो रहा, ठीक है, दो इवेंट जरूर नहीं कि अलग अलग हो, दो इवेंट यहां पर घट रहा है, E1 और E2। O को दिख रहा है एक ही पोजीशन पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर O है, यहाँ पर O डैश है, O डैश का कुछ वेलोसिटी जा रहा है, इसको S डैश फ्रेम है और ये S है। O को दो इवेंट दिख रहा है एक ही पोजीशन पर, ठीक है, यानी O के लिए अगर बात किया जाए दो इवेंट है। अच्छा, ऐसा होता क्या है, दो इवेंट है, E1 है, E2 है, तो हर एक इवेंट के लिए दो चीज पूछते हैं, पोजीशन और टाइम। तो मान लो E1 के लिए पोजीशन क्या था, X1, Y1, Z1 और टाइम क्या था, T1 था। X2 के लिए क्या था, X2। क्या होना चाहिए था पहले ये देखते हैं, Y2, T2 किसके रिस्पेक्ट में, S के रिस्पेक्ट में होना चाहिए था, क्योंकि दो इवेंट हो रहा। अच्छा, वही चीज अगर S डैश के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए था, X1 डैश होना चाहिए था, Y1 डैश होना चाहिए था, Z1 डैश होना चाहिए था और T1 डैश, क्योंकि डैश लगा के हम लोग इसका कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। अच्छा, दूसरा इवेंट का क्या होना चाहिए था, पोजीशन होना चाहिए था, क्योंकि पोजीशन टाइम से मतलब है। Y2 डैश होना चाहिए था, Z2 डैश होना चाहिए था और T2 डैश होना चाहिए था। लेकिन चूंकि इस फ्रेम के लिए क्या बोल रहा साफ यहाँ पर, एन इनर्शियल ऑब्जर्वर सीज टू इवेंट्स E1 एंड E2 हैपनिंग एट सेम लोकेशन, सेम लोकेशन पर हो रहा है। तो जब सेम लोकेशन पर हो रहा है तो x दोनों तो एक ही जगह पर है, तो x2 माइनस x1 का रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ के लिए अगर देखा जाए तो x2 माइनस x1 का रिजल्ट 0 है। अच्छा, y से तो हमेशा y तो पोजीशन तो बदल ही नहीं रहा है 3 ना, इंटू 10 के पावर 4 सर। इसका आंसर हाँ सर। नहीं, 3×10⁴ तो नहीं है, देखो कुछ गड़बड़ हुआ होगा। ये y2 माइनस y1 बराबर 0 होगा, ये Z2 माइनस Z1 बराबर 0 होगा और T2 माइनस T1 यहाँ 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है कि 6 माइक्रोसेकंड अपार्ट हो रहा है, ये 6 दिया हुआ। वही चले आओ इस फ्रेम, ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अनदर ऑब्जर्वर O डैश मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सीज टू इवेंट्स 9 माइक्रोसेकंड अपार्ट। अब देखो, ये भले दोनों इवेंट को एक समय में दिख रहा है, एक जगह पर दिख रहा है, लेकिन इसको नहीं दिखेगा क्योंकि चल रहा ना। जैसे मान लो ये गाड़ी चल रहा है, इसको अभी इवेंट दिखेगा 2 मीटर पर, थोड़ी देर बाद गाड़ी आगे बढ़ जाएगा तो यही इवेंट इसको ज्यादा 5 मीटर पर दिखेगा, 10 मीटर पर दिखेगा। इसलिए चलता हुआ फ्रेम के लिए एक इवेंट का पोजीशन सेम नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर जो होगा x2 डैश माइनस x1 डैश जो होता है वो 0 नहीं होगा, यही तो आपको निकालना है। स्पेशल डिस्टेंस में तो यही मांग रहा है आपको, x2 डैश माइनस x1 डैश मांग। अच्छा, यहां पर भी y2 डैश माइनस y1 डैश 0 होगा, क्यों, क्योंकि y की तरफ तो जा ही नहीं रहा। वैसे ही Z2 डैश माइनस Z1 डैश भी 0 होगा और T2 डैश माइनस T1 डैश तो दिया हुआ है, 9 माइक्रोसेकंड में पार्ट दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए, आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला हम जरा लिखते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि ds इक्वल टू ds डैश होता है, मतलब दो इवेंट्स के बीच का डिस्टेंस, स्पेशल डिस्टेंस जिसमें कि टाइम भी इंक्लूड हो, क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब कि रूट अंडर अगर हम लगाएं इसके लिए, रूट अंडर इसके लिए लगाएं, किसके लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करें
प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर करें माइनस C T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर करें, तो ऐसे में जो रिजल्ट आएगा, ये तो ऑलरेडी एक फॉर्मूला हम आपको बताए हुए हैं, ये इक्वल टू आएगा रूट अंडर किसका, x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का होल स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर माइनस c T2 डैश माइनस T1 डैश का होल स्क्वायर। ये इसी सारा इसी रूट के अंदर आएगा, ठीक है। तो वैल्यू बस पुट कर देना, सारा वैल्यू पुट करें, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। ये रूट स्क्वायरिंग करके रूट दोनों तरफ हटा सकते हैं हम लोग, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये माइनस, इसको जो पुट करेगा, एक्चुअली सी स्क्वायर भी होता है जी, यहाँ पर सी लगता हम छोड़ दिए, नहीं पीछे क्वेश्चन में सी स्क्वायर दिए थे कि नहीं, ओहो सॉरी, यहाँ सी Only C था स्क्वायर, सर। हाँ सी स्क्वायर होगा यहाँ भी, हाँ ये सी स्क्वायर होगा, सॉरी सी स्क्वायर होगा। ये डिफरेंस तो ऑलरेडी दिया हुआ 6 सेकेंड, जब 6 सेकेंड दिया हुआ तो कितना हो जाएगा 36 माइक्रो सेकेंड है ना, तो 36 × 10 माइनस 6 होगा, तो माइनस 12 हो जाएगा ये स्क्वायरिंग के चलते। इधर आ जाओ, ये 0, ये तो निकालना आपका x2 डैश माइनस x1 डैश होल इसका, यही तो निकालना है, ये सब तो 0 हो जाएगा, माइनस कितना बचेगा सी स्क्वायर इंटू, ये तो 9 दिया हुआ 81 इंटू 10 का पावर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको अरेंज कर देते हैं, x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर, दोनों से आप एक तरफ करिएगा तो 81 माइनस 36 बचेगा इंटू 9 इंटू 10 पर 16 बचेगा, ओ सॉरी, हाँ इसको जो घटाइएगा ये आ जाएगा, और इधर से आपका इंटू सी स्क्वायर बचेगा, इंटू सी स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 12 बचेगा, देख लीजिए कॉमन लेने के बाद। अब ये तो आपका कितना हो जाएगा, ये आप माइनस सॉल्व कर सकते हैं, सी का वैल्यू 3 × 10 पावर 8 पुट करिएगा, 9 आ जाएगा, कुल मिला के ये आ जाएगा 405 गुना 10 का पावर 4 आ जाएगा सॉल्व करने पर, ये x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। और जब इस रूट को हटाइएगा तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है, ये अप्रोक्सीमेट लगभग 2000 मीटर के आसपास आएगा, ये अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन वही पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पढ़िए फिर से। द स्पेशल डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स एज मेजर्ड बाय सेकेंड ऑब्जर्वर, सेकेंड ऑब्जर्वर मतलब एस डैश जो ऑब्जर्व करेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, ठीक है। चूंकि स्पेशल डिस्टेंस की बात कर रहा था, स्पेशल डिस्टेंस क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, तो दोनों बराबर कर दिए, रिजल्ट आ गया 2 किलोमीटर। एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इसी तरह पढ़ने के बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवेरिएंट, जो नहीं बदलता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो इनवेरिएंट सॉरी जो बदलता है, ठीक है, इनवेरिएंट मतलब जो नहीं बदलता, ठीक है, नॉट इनवेरिएंट जो बदलता है, इनवेरिएंट ये सब इनवेरिएंट नहीं होता है, जबकि इनवेरिएंट होता है, ठीक है। क्वेश्चंस गड़बड़ नहीं ना है जी, ये ऑप्शन आपने बनाए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवेरिएंट, हाँ ये बदलता है, ये बदलता है, ये भी बदलता है, तो उल्टा हो गया क्या क्वेश्चन में, अभी सही हुआ लगता है, देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेरिएंट, कौन नहीं बदलता है, अब ठीक हुआ, क्वेश्चन गड़बड़ था ये? हाँ इनवेरिएंट, तो न्यूटन्स लॉ नहीं बदलता है, क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया था। पोजीशन तो बदलता ही, वेलोसिटी बदलता है, और मैक्सवेल लॉ तो बदलता ही है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ ये थोड़ा गड़बड़ था, ये होगा सॉरी,
ये इनवेरिएंट होता है, ये सब बदलता है, पोजीशन, वेलोसिटी, मैक्सवेल लॉ सब बदलता है, ये नहीं बदलता है। ठीक, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो ठीक है, जो नहीं बदलता है ये, इसमें न्यूटन्स लॉ नहीं बदलता और इसमें ये नहीं बदलता, बाकी तो पोजीशन, टाइम और न्यूटन्स लॉ इसमें बदलता ही है, और इसमें न्यूटन्स लॉ सिर्फ नहीं बदलता, बाकी पोजीशन, वेलोसिटी और मैक्सवेल इक्वेशन तो बदलता ही है। ठीक है, चलिए आज के इतना क्लास काफी है। अब आप लोग क्वेश्चन सेशन वगैरह कुछ है पूछना चाहें तो बोलिए। अब तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन वगैरह पढ़ेंगे। आप लोग का बोर्ड क्लास भी हम शुरू करेंगे बहुत जल्द, इसमें थोड़ा एक्सप्रेशन नहीं आता, आप लोग कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि भाई एक्सप्रेशन नहीं आता उस तरह का। एक सप्ताह के अंदर आप लोग का वो डायरेक्ट कैमरा वाला क्लास शुरू होगा, ऑनलाइन बोर्ड क्लास शुरू होगा। सर एक बार न्यूमेरिकल वाला स्लाइड दिखाइएगा, लिख हाँ नहीं पाया सर। नोट्स भेज देंगे, आज तुरंत नोट्स भेज देंगे, ये स्लाइड से सही ओके काम सर। होगा। आपको तुरंत हम नोट्स प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और कुछ पूछना चाहोगे? बहुत लोग तो लगता है ऑनलाइन रह नहीं पा रहे हैं। पिछला क्लास का नोट्स बना लिया था आप लोग? नहीं सर, नहीं बना पाए थे। उसको यूट्यूब से ही बना लीजिए, उसका जो नोट्स है ना, एक्चुअली कलर के चलते वो दिक्कत हो रहा है, वो अभी उसको यूट्यूब बना से बना लेंगे। लीजिए। हाँ, इसका नोट्स आपको भेज देते हैं प्रॉपर, ठीक है। और हम लोग कल तो नहीं, ठीक फिर है। परसों मिलेंगे।